कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आज 35 ऑक्सीजन संयंत्र किए देश को समर्पित। रायपुर के ऑक्सीजन संयंत्र का भी किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम के बृहद चरित्र में छत्तीसगढ़ की जीवन शैली की छाप। चंदखुरी कौशल्या मंदिर सौंदर्यीकरण कार्यों का आज लोकार्पण। केंद्र सरकार द्वारा रेल कर्मियों को बोनस दिए जाने के निर्णय का कर्मचारियों ने किया स्वागत। और देश में नवरात्रि पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में आज होगी जोगी बिठाई रस्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कार्यक्रम में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत बनाए गए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। इसके साथ ही अब देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि पीएम केयर्स फंड के तहत देश भर के 1224 ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए धनराशि मुहैया कराई गई है, जिनमें से 1100 संयंत्र शुरू हो चुके हैं। ये संयंत्र प्रतिदिन 1750 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र को 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 100 साल की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए सरकार की ये प्रतिबद्धता है। जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल परिसर में भी पीएम केयर्स फंड से निर्मित ऑक्सीजन संयंत्र का आज लोकार्पण किया गया। इस मौके पर रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि ये प्लांट केंद्र सरकार की कोरोना के विरुद्ध लड़ाई की तैयारी दिखाता है। इन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के लिए 7000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वेब पोर्टल के जरिए इसकी निगरानी की जाएगी। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले आज श्री बघेल ने इस राम वन गमन परिपथ के संबंध में रायपुर में पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग रघुपति राघव राजाराम पर विश्वास करते हैं और प्रभु श्री राम के बृहद चरित्र में छत्तीसगढ़ की जीवन शैली की छाप है, क्योंकि कौशल्या माता का संबंध छत्तीसगढ़ से ही है। इस पर्यटन परिपथ के विकास में हो रही देरी पर जवाब देते हुए श्री बघेल ने कहा कि पौराणिक कथाओं के आधार पर प्रदेश में 9 स्थान चिन्हित किए गए हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण इस राम वन गमन परिपथ को विकसित करने में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस परिपथ को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। 9 जगह हम लोग चिन्हित किए थे, जिसमें हरचौका का पहला हो गया, सूर्य नारायण हो गया, और ये तुरतुरिया है, चंदखुरी है, सूर्य नारायण
राजीव लोचन है, इस प्रकार से 9 जगह चिन्हित किए थे। लेकिन आप लोगों ने देखा पिछले साल भी कोरोना आ गया, इस साल भी कोरोना आ गया, काम करने में थोड़ा सा परेशानी तो हुई है। और फिर सबका जो लक्ष्य है वो थोड़ा डाइवर्ट भी हुआ, कोरोना पहले रोकथाम किया जाए, उसके बाद दूसरे काम करें। और दूसरे काम कोरोना कारण से लॉकडाउन और बहुत सारे कारणों से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी चंदखुरी का काम संपन्न हुआ है, जिसका आज आप सबकी उपस्थिति में उसको आम जनता के लिए खोला जाएगा। चंदखुरी में आयोजित कौशल्या मंदिर परिसर जीर्णोद्धार कार्यक्रम के दौरान 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता ताम्रध्वज साहू करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का फैसला किया गया है। अधिकतम बोनस 17,951 रुपये मिलेगा। इससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लगभग 45,000 रेलकर्मी लाभान्वित होंगे। कोरोना काल के बावजूद रेलवे कर्मचारियों को मिलने जा रहे इस बोनस का कर्मचारियों ने स्वागत किया है। इस संबंध में कर्मचारियों का कहना है कि यदि ये बोनस उन्हें दीपावली से पहले मिलता है तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को इससे गति मिलेगी। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देता हूं कि कोविड के विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कर्मचारियों के हित में बोनस देने का फैसला किया। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के कारण बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया है और बहुत सारी समस्याएं रही हैं देश में, लेकिन इसके बावजूद देश लगातार चलता रहा और आगे मजबूती से आगे बढ़ता रहा। अगर ये बोनस समय पे मिल जाता है तो जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं, जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं, जिनकी उम्मीद रहती है कि त्योहारों के समय कुछ छोटे मोटे खिलौने बनाते हैं, छोटे मोटे जो रोजगार के साधन होते हैं, दिए के, मिट्टी के खिलौने, कपड़े, तो वो जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका रहता है। त्यौहार के समय लोग खर्च करते हैं, उन्हीं से उनका जीविकोपार्जन होता है। तो अगर ये त्यौहार से पहले आता है तो मुख्य रूप से हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है ही, क्योंकि हमें तो समय से वेतन मिल जाता है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसा, जो एक्स्ट्रा राशि हमें प्राप्त होगी, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो मूलतः ये देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को रन करने में कारगर होगा। कर्मचारियों का कहना है कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए सही समय पर बोनस मिलने से त्योहारों की खुशी दोगुनी हो जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री जी बोनस के घोषणा की है। बहुत खुशी की बात है सभी रेल कर्मचारियों के कि समय से पहले अगर बोनस मिल जाता था तो हम लोग के बहुत खुशी की बात है कि रिसेंटली में दुर्गा पूजा, दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, ताकि हम लोग पैसे को मतलब सही ढंग से उपयोग कर सके। रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान का वित्तीय भार 1,984.73 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कैबिनेट के इस निर्णय को इस साल की छुट्टियों से पहले ही लागू किया जाएगा। वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में इस वर्ष को भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। राज्य में 12 से 19 अक्टूबर के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। भारत के दक्षिणी राज्यों की यात्रा कर आ रही मशाल 12 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा की संयुक्त सेना कमान द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी सुनील कुमार तिवारी ने विस्तार से जानकारी दी। स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मिली विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, समारोह पूर्वक मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में हमने एक विजय मशाल दिल्ली से जो कि रवाना की गई थी, देश के प्रत्येक राज्य में जाकर के इसको प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस मशाल का आगमन 12 अक्टूबर को होगा, जो कि 19 अक्टूबर तक ये छत्तीसगढ़ में रहेगी और इसके पश्चात उड़ीसा के लिए रवाना होगी। हमारा मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम को आयोजित करने का है कि जो वॉर फाइटर्स हैं, जिन्होंने कि 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया है, छत्तीसगढ़ के जो लोग, जिन सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, उनके प्रति जन सामान्य में जागरूकता पैदा करना इस मशाल यात्रा का उद्देश्य है।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 4 प्रज्वलित मशालों को देश की चारों दिशाओं में भेजा गया है। इन मशालों को 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित विजेताओं के गांवों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जा रहा है। पूरे देश में आज से शारदीय नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हुआ। पिछले 2 सालों के दौरान कोविड महामारी का असर नवरात्रि के आयोजन पर भी पड़ा था, लेकिन इस वर्ष देश के लोगों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ पूरी सतर्कता बरतते हुए नवरात्रि पर्व की शुरुआत की है। आज पहले दिन विभिन्न देवी मंदिरों में ज्योति कलश और जवारों की स्थापना की गई। साथ ही घरों में भी लोगों ने पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की आराधना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवरात्रि के पावन पर्व पर आमजनों को शुभकामनाएं दी हैं। नवरात्र पर्व के लिए दुर्ग भिलाई में भी मंदिर व दुर्गोत्सव समितियों द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के उपाध्यक्ष गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि भिलाई के पावर हाउस स्थित लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति द्वारा इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी यहां आने वाले दर्शनार्थियों को कोरोना का टीका लगा रहे हैं। और कोविड गाइडलाइन को देखते हुए हम ज़्यादा कुछ कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, पर जो यथावत संभव हो सकता है वो हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और माता रानी के दरबार में हमने वैक्सीन सेंटर लगा रखा है, जिससे जनमानस को उसका लाभ मिले और वैक्सीनेशन सेंटर भी चले और लोगों को वैक्सीन की डोज भी मिले। और इसके अलावा मतलब 9 तारीख से BM साव हॉस्पिटल के द्वारा प्रतिदिन शाम को 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक के स्वास्थ्य शिविर लगेगा, जिसमें निःशुल्क लोगों की चिकित्सा सेवा की जाएगी। दुर्ग के मां चंडिका मंदिर में इस वर्ष भी 2500 ज्योति कलशों की स्थापना की गई है। इस बार नवरात्रि में श्रद्धा और उत्साह के साथ सतर्कता को भी लोगों ने अपनाया है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में कल शाम काछन गादी की रस्म पूरी की गई। जिले के बड़े मारेंगा निवासी शिव प्रसाद दास की 12 वर्षीय पुत्री अनुराधा दास काछन देवी बनी थीं। वे लगातार 6 वर्षों से काछन देवी बन रही हैं। इस विधान में जगदलपुर के काछन गुड़ी के सामने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद राज परिवार के सदस्यों ने काछन देवी को कांटों के झूलों में झुलाकर बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न कराने की अनुमति और आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित थे। आज गुरुवार की शाम जोगी बिठाई की रस्म होगी, जिसमें ग्राम बड़े आमाबाल के युवक को जोगी बनाकर विधि पूर्वक बिठाया जाएगा, जो बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए मां दंतेश्वरी की आराधना करेंगे। गौरतलब है कि 75 दिवसीय बस्तर दशहरे को देखने देश दुनिया से काफी लोग जगदलपुर आते हैं। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में। आज इन तीनों के बारे में एक साथ बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष में आज के दिन को एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस में इन तीनों वीर सपूतों को आज ही के दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी। 7 अक्टूबर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन सन 1930 में महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई थी। क्रांतिकारियों की लोकप्रियता और देश भर में राष्ट्रवादी भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए ब्रिटेन सरकार ने उन पर चलाए जा रहे मुकदमे की तेजी से सुनवाई के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाया था। वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को आपातकाल की घोषणा कर दी और इस मुकदमे के लिए हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों का एक विशेष ट्राइब्यूनल गठित करने का अध्यादेश जारी किया। 2 जुलाई 1930 को हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा इस अध्यादेश को चुनौती दी गई। याचिका में तर्क दिया गया
कि वायसराय को केवल कानून व्यवस्था भंग होने की शर्त पर ही अध्यादेश लाने और ऐसा ट्राइब्यूनल गठित करने का अधिकार है। लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई। 7 अक्टूबर 1930 को ट्राइब्यूनल ने 300 पृष्ठों का फैसला सुनाया। फैसले का निष्कर्ष ये था कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का दोष सिद्ध हुआ है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।